मॉर्निंग क्लास। तो आइए, इतिहास क्लास में आपका स्वागत है। और हम लोग जो पढ़ रहे थे वह पढ़ रहे थे मगध साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य पढ़ रहे थे? मगध साम्राज्य। देखिएगा, मगध साम्राज्य में हम लोगों ने शुरुआत किया था, वह कौन सा शुरू किए थे? मौर्य वंश को। कौन सा? सबसे पहले मगध साम्राज्य में जो वंश ने शासन किया उसके लिए हम लोगों ने देखा था, उसका कोडिंग क्या था? हसीन मास्पा के साथ, यही ना पढ़े थे आप लोग? जिसमें हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार, नहीं, और बिंबिसार, और अंतिम जो शासक थे हर्यक वंश का वो कौन था? हर्यक वंश का अंतिम जो था नागदशक, और नागदशक को मार देता है कौन? शिशुनाग। और वहां पे शिशुनाग वंश की स्थापना होता है। और शिशुनाग वंश का अंतिम जो राजा था वह कौन था? नंदीवर्धन। और नंदीवर्धन को मार देता है कौन? महापद्मनंद। और नंद वंश की स्थापना होता है। यही ना आपका कहानी यहाँ पे। उसके बाद महापद्मनंद के बीच में आता है सिकंदर, और सिकंदर 325 ईसा पूर्व में आता है राजा पोरस और आम्भिक को हराते हुए, नहीं 326 ईसा पूर्व में, और 325 में लौटता है, और 323 में उसकी क्या हो जाती है? बेबीलोन में मृत्यु हो जाती है। लेकिन इधर का जो है महापद्मनंद है। महापद्मनंद जो होता है उसको कौन? इसका अंतिम शासक घरानंद को कौन? मौर्य, जो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त है, वो अपने प्रधानमंत्री कौन? चाणक्य की सहायता से क्या कर देता है? घनानंद को हत्या कर देता है। मौर्य वंश की स्थापना हो जाती है। मौर्य वंश का प्रतापी राजा चंद्रगुप्त मौर्य बनता है। और चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ही प्रतापी था। सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध जीता है, और उसकी बेटी सेल्यूकस निकेटर की बेटी कार्नेलिया से शादी करता है। और आपको पता है कि जो ये था कौन? सेल्यूकस निकेटर था, वह सिकंदर का कौन था? कौन सेनापति था? जल सेनापति था कि स्थल सेनापति? स्थल सेनापति। जल सेनापति निर्याकस था। कौन था? निर्याकस था, यही ना। और उसके बाद मौर्य वंश का अंतिम राजा, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन बनता है? मौर्य वंश का अंतिम राजा जो बृहद्रथ होता है। बृहद्रथ को हटाकर वहां पे देखो शुंग वंश का स्थापना हो जाता है। उसके बाद कर्ण वंश, और उसके बाद सातवाहन वंश आता है। और इस तरीके से हम लोगों ने मौर्य वंश में जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म जो है 345 ईसा पूर्व में होता है। और गद्दी पर वह कब बैठता है? 300 क्या गद्दी पर कब बैठे? चंद्रगुप्त मौर्य जो है 322 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठेगा। और उसके बाद जब गद्दी पर बैठता है तो उसके बाद क्या हो जाती है कि वह जो है कहां पे? श्रवण बेलगोला कर्नाटक का है, उसमें 298 ईसा पूर्व में क्या हो जाते हैं? उसकी मृत्यु हो जाते हैं उपवास के दौरान। कौन मत को मानने वाला था? ये जैन मत। करेक्ट है। और उसके बाद यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज का क्लास लगाते हैं बिंदुसार। चलिए, बिंदुसार जो है वह उत्तराधिकारी बनता है किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। तो आज बिंदुसार शुरू करते क्या? सबसे पहले याद रखिएगा, हम बात करते हैं बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार जो था आजीवक संप्रदाय को मानने वाला था। कौन संप्रदाय को? संप्रदाय का मतलब होता है मत, विचार, नहीं तो आजीवक संप्रदाय। और आजीवक संप्रदाय का जो संस्थापक था वो शुरुआत किया था मखलीपुत्र गोशाल। मखलीपुत्र, याद रखिएगा कि आजीवक संप्रदाय की स्थापना जो होता है कौन करता है? मखलीपुत्र गोशाल। ठीक है। तो बिंदुसार इस मत को मानने वाला था। और बिंदुसार भी जैन मत को ही मानता था, लेकिन जैन में यह आजीवक संप्रदाय था। याद आ रहा है कुछ? ठीक है। मोकली पुत्र गोशाल। ठीक है। एक बात समझिएगा, सीरिया के नरेश थे। ठीक है। सीरिया का नरेश था एंड्रियोकस। सीरिया का जो नरेश था उसका नाम क्या था? एंड्रियोकस। देखो सीरिया जो है सीरिया देश है। तो सीरिया का जो नरेश था जगह का वह कौन था बुआ? एंड्रियोकस था, नहीं। और इसी का एक राजदूत था जिसका नाम क्या था पता है? डाइमेकस। कौन था राजदूत? और ये डाइमेकस जो है वह किसके दरबार में आया था? सीरिया, ये भेजा था बिंदुसार के दरबार में, नहीं बिंदुसार के दरबार में आया था डाइमेकस। राजदूत का मतलब जानते हो क्या होता है? राजदूत का मतलब होता है राजा का दूत, राजा का संदेशवा। लेकिन गुप्तचर नहीं होता है। क्या वह राजदूत जो होता है कि यहाँ की गुप्त बातों को बताएगा? कुछ आ जाएगा? नहीं। उसके साथ कहा, जैसे मान लीजिए कि भारत में पाकिस्तान का राजदूत होगा, अमेरिका का होगा, तो उस कहीं भी जाएगा तो बता के जाना होगा।
तो कुछ धांधली कर देगा, लेकिन ऐसे कर भी नहीं सकता क्योंकि उसके पास क्या रहती है, भारत के ही ना पुलिस रहेगा, सुरक्षा गार्ड उसका कौन रहेगा, भारत का ना। तो ऐसे फोन कर देगा, हाँ निकल लो हो पाकिस्तान वाला राजदूतवा उनने ऐसे ऐसे करे तो नाच देते। तो राजदूत था पूछेगा कि बिंदुसार के दरबार में सीरिया नरेश जो थे कौन, एंड्रियोकस उसने अपने राजदूत भेजा था, वो कौन था, डायमेकस। पूछता डायमेकस किसके दरबार में आया था, बिंदुसार के। डायमेकस किसके दरबार में आया था, बिंदुसार नहीं। अब बिंदुसार किसके दरबार में आया था, बिंदुसार के दरबार में आया डायमेकस। डायमेकस जो था वह मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी था। किसका उत्तराधिकारी था? अच्छा आप बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य था ना, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन रहता था, मेगास्थनीज। अब मेगास्थनीज के बाद आया कौन, डायमेकस, बिंदुसार में। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी हुआ बिंदुसार, अब वहां था मेगास्थनीज, इधर आ गया कौन, डायमेकस। तो पूछेगा कि बताइए मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी कौन था, डायमेकस। कौन था, अच्छा चंद्रगुप्त मौर्य के जो दरबार में आने वाला था मेगास्थनीज, इसके दरबार में आ गया कौन, डायमेकस। उसके बाद समझिएगा कि सीरिया जो था ना, जब ये आया कौन आया, डायमेकस। किसका दरबार में आया, बिंदुसार के। और कहाँ के रहने वाला था, सीरिया का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था, सीरिया का रहने वाला था। तो सीरिया का रहने वाला था। तो जब ये पूछा, देखो कहीं का भी कोई राजदूत तो पूछता है ना कि तुम्हारे यहाँ का नाम कथी, माने जब आया तो बिंदुसार का पूछला कि डायमेकस से, कि डायमेकस भाई तनी बतावा कि तोरा रोजा के यहाँ कथी कथी फेमस है ना। तो कहला कि हमारा यहाँ फेमस है। तो कहा कि हमारे यहाँ पे ना मीठा शराब मिलता है। कैसा शराब, मीठा माने पिए में मीठा। तो पिए वाला जाना है कि मीठा शराब और तीखा शराब कैसन होता है, हम लोग क्या जाने, ठीक है। तो कहा मीठा शराब यहाँ पे मिलता है। उसके बाद हमारे यहाँ पे बोलूं, वहां पे अंजीर मिलता है। अंजीर क्या होता है, ड्राई फ्रूट होता है। जैसे आप काजू किशमिश जो होता है ना, उसी तरीके का एक होता है ना। इसमें देखिए आप खोली लिखा रहता है ना, बीच में से रहता है, ऐसे ना रहता है अंजीर। कहा अंजीर निकलता है। और कहा कि एक चीज और हमारे यहाँ बड़ा फेमस है, पता है क्या? तो कहा कि बताइए क्या है वहां का फेमस एक और चीज। तो हमारे यहाँ दार्शनिक रहता है। दार्शनिक का मतलब होता है जो दर्शन शास्त्र को जानता है, ठीक है। दर्शन शास्त्र को जानने वाला क्या कहलाता है? तो कहा कि हमारे यहाँ पे मीठा शराब, अंजीर और दार्शनिक तीन चीज क्या है, बहुत ही नामी, क्या है, नामी है। तो कहा बिंदुसार के करा, एंड्रियोकस के, कि हमरा ये सब चीज भेजा यहाँ पे रजे तो है ना। तो भेजा, तो वहां से की करके मीठा शराब भेज दिल के, अंजीर भेज दिल के, लेकिन दार्शनिक नहीं भेजा। तो गुस्सा गले हो बिंदुसार, दूगो भेज ले, वो करा ना भेज ले। तो वो कहला कि हमारे यहाँ पे ना टैलेंट की कदर की जाती है, ठीक है। विद्वान लोगों का इज्जत है, इसको कहीं भेजा उजा नहीं, ये सब बिकने का चीज नहीं है। तो देखो कितना रहा चालाक और कितना बुद्धिमान था। अपने यहाँ पे देखते हो मेडिकल यहाँ करेगा, इलाज कहाँ करता है, अमेरिका में जाके। साइंटिस्ट का पढ़ाई यहाँ पढ़ेगा, इंजीनियरिंग का, जाता कहाँ पे है, चल जाएगा विदेश में। तो अपना यहाँ कोई कदर नहीं है। तब ना हम लोगों को, बुद्धिमान लोगों का क्या करना चाहिए, कदर करना चाहिए, इज्जत करना चाहिए, उनको रोजगार देना चाहिए, तब ना रहेगा। देखिए तो वो जमाना में सीरिया के अपन दार्शनिक न दिया, अब भारत रहते रहता तो ले जो ना। तो यहाँ पे समझिएगा, तो मीठा शराब दिया। पूछेगा कि सीरिया नरेश जो थे, कौन, सीरिया नरेश जो थे एंड्रियोकस, वह जो है कौन कौन चीज भेज दिया था। तो मीठा शराब भेज दिया, अंजीर भेज दिया, और कौन चीज नहीं भेजा, दार्शनिक। बाबू अंजीर, पपीता और अनानास, तीन गो ऐसा चीज है ना जो बातर होता है, ठीक है। बातर माने समझे, खराब, खास कर गर्भवती जब महिला हो तो अगर अंजीर, पपीता चाहे अनानास खिया देवे ना भर पेटला, ठीक है। माने अनपढ़ औरत होता दल के तो हंसोर दल के धोखा, तो एबॉर्शन हो जाएगा, बच्चा गिर जाएगा उसका, गर्भवती महिला का। अगर मान लो कोई के दुश्मनी है तो बड़की जे रहते से छोटकी के खूब खिया हुआ देते अंजीर, कहीं खाओ ना, मन भर खाओ ना, गेले बचवा गेले क्यों, ठीक है। तो अंजीर, शराब, ठीक है। तो अंजीर, पपीता और अनानास नहीं खिलाना चाहिए गर्भवती महिला को, ठीक है। अब एक बात समझिएगा, अच्छा आप लोग बताइए कि मगध पर जो मौर्य वंश आया था, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था, 345 ईसा पूर्व में। कोई दिक्कत है क्या? देखो
आप सभी को पता है कि सेंड्रोकोट, इसको कहा जाता था सेंड्रोकोट्स। एक कौन नाम से जाना था चंद्रगुप्त मौर्य? सेंड्रोकोट्स। कौन नाम से? और चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में इसकी पहचान क्या था? विलियम जोन्स। विलियम जोन्स, विलियम जोन्स। और चंद्रगुप्त मौर्य जो था उसमें एक रहता था कौन? कवि विशाख दत्त। उन्होंने क्या किया था? मुद्रा राक्षस लिखा था। क्या लिखा था? मुद्रा राक्षस में उसको कौन जाति का बताया गया था? निम्न जाति की उच्च जाति? निम्न जाति। कौन जाति का? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। आज चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? ठीक है। और चंद्रगुप्त जो था कौन धर्म को मानने वाला था? मगध की राजगद्दी पर कहिया बैठा? 322। अंतिम समय कहाँ गुजारा? केकरा साथ चल गया था? बहक के भद्र चल गया था ना। कहलो कि चलू न कथी दुनिया में रह कर करब, वहाँ पे चल आराम से शांति भी मिलता। आ बेटा उटा हेबे करब, बेटवा के कथी करो? सम्राट हो गए काम लाइक ना, बेटा के दे दो राजगद्दिया, तू चल हम सब रह निकारी। एते बहुत दिक्कत हम। अच्छा, सिकंदर का जो जल सेनापति था निर्याकस, उसका सेनापति जो था स्थल सेनापति सेल्यूकस निकेटर के बेटी का नाम क्या था? किससे शादी किया था? और शादी जब हुआ तो दहेज में क्या क्या मिला? काबुल, कंधार, हेरात और मकरा। काबुल, कंधार, हेरात और मकरा, जो अभी बन गया दो देश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। यानी हम लोग का दहेज का संपत्ति है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ले लेंगे जखनी मन करेगा। ठीक है। और चंद्रगुप्त जो था कौन दीक्षा केकरा से ले? जैन धर्म का भद्रभाव से। ठीक है। और मेगास्थनीज किसका राजदूत था? मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। किसके दरबार में आया था? कौन सा किताब लिखा था? इंडिका में किसका वर्णन है? मौर्य वंश के बारे में। मौर्य वंश के बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में। किसके बारे में? साम्राज्य के बारे में। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध हुआ था, उसको कहा जाता है एपियानस। एपियानस, एपियानस। ठीक है, कोई दिक्कत है? और कहाँ पे मृत्यु हुआ? सरबन बेलगोला कहाँ पड़ेगा? कब हुआ? गुजरात पर। कर्नाटक न है। ठीक है। 298 ईसा पूर्व की ईस्वी। उसके बाद कौन उत्तराधिकारी बना? बिंदुसार। मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी कौन बना? डायमेकस। कोई दिक्कत है तो आगे बढ़े, बिंदुसार को ले चले। अच्छा, एक और बात बताइए, जो सीरिया नरेश था उसका नाम क्या था? एंड्रियोकस। क्या नाम था उसका? और जो राजदूत था कौन था? डायमेकस। कहाँ पे आया था? किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में। अब कौन सा चीज जो था वह सीरिया नरेश जो एंड्रियोकस है वो देने से इनकार कर दिया था? दार्सिनिक। किसको? मिस्र के राजा जिसका नाम था फिलाडेल्फस। फिलाडेल्फस। देखो, कहा जाता है कि मिस्र के राजा था फिलाडेल्फस। उसने एक राजदूत भेजा था, उसका नाम था डायोनिसियस। क्या नाम था? किसके दरबार में? अशोक के दरबार में। ठीक है। अच्छा, और बड़ा महत्वपूर्ण चीज है, ये बिंदुसार जो था कहाँ पर शासन कर रहा था बउआ? मगध पर। अब मगध में कौन वंश में? मौर्य वंश में। याद रखिएगा, बिंदुसार मगध पर मौर्य वंश में शासन कर रहा था। ये कर रहा था। अब बिंदुसार का बेटा था, एक का नाम था बड़ा बेटा का सुसीम, एगो का नाम क्या था? और ऐसे तो और था 99 गो। टोटल 101 बेटा, माने इन्ने उन्ने से। ठीक है। तो सुसीम जो था वह कश्मीर का राजा था। कहाँ का राजा था? लेकिन कश्मीर में जब विद्रोह हुआ था तो कूच के भगा दिया, भागा बरबर मैदाने, अपन लोटा उठा उठा ले ना। तो उसी समय अवंती नाम का जगह था। क्या था? अवंती नाम का जगह था। और अवंती में उस समय शासन जो कर रहा था उसका नाम था अशोक। क्या नाम था उसका? अशोक कर रहा था। ये कहाँ पड़ेगा अवंती? दक्षिण भारत में पड़ेगा। कहाँ पे पड़ेगा? दक्षिण भारत। जानते हो? नीचे नक्शा रहता तो देख लीजिएगा अपना एटलस में। तो अवंती के राजा कौन था? अशोक। और देखिएगा, अवंती जिसे हर्यक वंश के संस्थापक, हर्यक वंश के बिंबिसार ने अपना जो राजवैद्य था जीवक, उसको चंद्रप्रदोत को इलाज करवाया था। याद आ रहा है? वही जगह अवंती जहाँ पे कौन? बिंबिसार ने, कौन ने? अपने राजवैद्य जीवक चंद्रप्रदोत को इलाज करवाया था। अवंती का राजा था कौन? चंद्रप्रदोत। अवंती का राजा कौन था? अब बिंबिसार ने क्या किया था?
बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजकर उसका क्या करवाया था? ठीक हो गया। ठीक हो गया था, संधि हो गया, अपनापन हो गया। तो जब वो दे दिया कि ना दे दिया? अशोक वहीं का क्या था? राजा था। अशोक, शोक माने शोक, अ माने कोई नहीं, जिसके पास कोई शोक के नहीं, ओकरा क्या कहते हैं? अशोक के जिंदगी में कोई शोक था, कोई दुख था? नहीं था। ठीक है, तो अशोक जब नहीं दबा, एकरा भगा दिया, तो बिंदुसार का देख तो बेटवा जाके वहां की होलो, भगलो वही। तो गेले तक की करके पते है तुम लोग को? 2 दिन में पूरा शांत करके चल रहा है। तो पूछा अगर पापा करे ओकरा कुछ उसका भगा दल, क्या तू 2 दिन में कैसे की हो गई? 2 दिन में तू जीत लिया। तो कहला कि ना विश्वास होता नहीं, भेज कर देखा। तो वो भेजला कह कोई तो जा, वहां तो कुछ हायबे न करे। अरे तो अशोक से तू माने कौन चीज कर दिया जो कोई हायबे न करे? कहले कुछ थोड़ी के तलवार निकाले, सबके कचकचा दिए ध के बस। और उतने नहीं, उस वहां पे कचकचा तो दिए, जीत भी लिया, श्रीनगर की स्थापना कर दिए और कह दिए कि कोई बिहारी आएगा तो सीरी लगा के भेजना, मतलब ज्यादा टेढ़ाई करेगा बिहारी कूच दे तो बिहारी आते तो का इज्जत से रखिए ही। ठीक है, तो श्रीनगर की स्थापना कौन कर दिया? अशोक। अशोक कहाँ का राजा था? उसको अवंती। अवंती का एक कौन था? चंद्रप्रदोत था, जिसको मिला लिया था कौन? बिंबिसार ने मिला लिया। कौन मिला लिया था? क्यों, कैसे मिला लिया था? अपना राजवैद्य जीवक को बेच को इलाज करवा दिया, जो वो थक्कल हारल था ना। अच्छा बताइए, क्या ये जो है, ये सब बातें जो है कोई ऐतिहासिक किताब जो है, कलहन ने किताब लिखा था राजतरंग का, पूछता हो कि जो कश्मीर है उसमें अशोक ने जो कूच दिया था, मतलब काट दिया था सबको, जीत लिया 2 दिन में, 2 ही दिन में जीत लिया। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? कहाँ से? राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कलहन है। ठीक है, उन्होंने वर्णन किया। अब एक बात समझिएगा, आप जानते हो सीरिया जो है ना, सीरिया अब मिस्र से राजदूत आया था। सीरिया से भी राजदूत आया, मिस्र से भी आया ना। अब विद्रोह कहाँ पे हुआ था? कश्मीर में। कश्मीर में कौन विद्रोह किया? सबसे पहले सुसीम को भगा दिया। अशोक क्या कर दिया? कूच दिया। कौन चीज का स्थापना किया? कश्मीर, श्रीनगर का। अच्छा, अशोक को जब राजा बनाया गया, आपको पता है अशोक को कहाँ का राजा बनाया गया? मगध का। जब अशोक राजा बना बउआ, कूच का पहले था ही, लेकिन जो सुसीम था वह योग्य शासक, लोग उसको पसंद नहीं करते थे। लेकिन अधिकार से घटना घटा आपको बता ही दिए। कहने का क्या था कि उसका पिता बीमार पड़ता है और उसका ना मन रहता है बिंदुसार की कि राजा अशोक ही बने, लेकिन छोटका बेटा है तो कैसे बनाएगा ना। लेकिन इसी बीच में क्या होता है ना, वो कहने वाला रहता है, घोषणा करने वाला कि अशोक ही बनेगा राजा, लेकिन इसी बीच वो क्या हो जाता है? मर जाता है। जब मर जाता है तो की कहे सुसीम, हम तो बड़ तो अधिकारी हम ना हुए, तो कहे ठीक है तू राजा बन, हम बोलबो थोड़ी, लेकिन एगो फैसला हो तो अगम कुआं जो है कुम्हरार में, वहां पे आबे को तो जतना भाई उ सब हते अनाउंस करवा दिल के, ढोलक पिटवा दिल के कि जोना के राजा बने के हो हमरा साथ जे मान रहे, जोन हमारे भाई साथे एन्ने ओन्ने वाला सब आब ओती फैसला होते कौन राजा बनते, सबके बुला ले छे। 99 गो भाई के कच कच उड़ा के अगम कुआं में कथी कर देता है? डाल देता है। कहला कि और कोई राजा बनबे? कोई चीज बाप रे, ना हम तू आप ही ठीक है, आप महान है। और कुआं के नाम था चंडी कुआं। कुआं के नाम कथी होले? चंडी कुआं। नामे 99 को खा गए। चंडी कुआं कहाँ पे? कुम्हरार के अगम कुआं, कुम्हरार के अगम कुआं। कुआं के नाम कहते अगम कुआं वाला चंडी कुआं। कएगो भाई के रख दिल के? एगो अपने 100 गो, एगो रही ओकरा मतलब है ना वो एकदम ऐसे अनुराग चले भाई, जय श्री राम तो जय, अशोक तो जिंदाबाद। ओकरा पूछलक कि तू बनबे? हम इसे नहीं बनबे, हम ऐसे जीते ना, ओकरो काट देते। चलो, तो अब अशोक जो है, अशोक, इसका मतलब है कि अब यहाँ पे कहानी बिंदुसार का क्या हो गया? समाप्त। और अब उत्तराधिकारी कौन बन गया? अशोक बन गया। तो बिंदुसार का देखते हैं, तनका थोड़ा सा पूछताछ कर लेते हैं आप लोगों से।
तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ, कहिया गद्दी पर बैठा। हाँ, अमित्रघात के नाम से कौन जाना जाता है, अमित्रघात का अर्थ क्या होता है। बिंदुसार कौन संप्रदाय का अनुयायी था, आजीवक संप्रदाय की शुरुआत कौन किया था। अच्छा, अब वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है, बदसार या वारिसार ना। अब समझिए, समझे आगे। सीरियन नरेश एंड्रियोकस जो कहते देख रहे, एंटीयोकस भी कहा जाए, एंटीयोकस, एंटी हम भी लिख लेते हैं, हमका पैसा का लगता है। एंटीयोकस सीरियन नरेश कौन था, एंटीयोकस। किसके दरबार में भेजा था कुछ मैंने कथी भेजा था, डाइमेकस भेजा था ना, डाइमेकस नामक राजदूत को भेजता। मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी किसे कहा जाता है, जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह का वर्णन किया गया है। कथी में, बिंदुसार के शासनकाल में जो सिंधु और झेलम नदी के बीच है, और इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले किसको भेजा था, और फिर किसको भेजा, अशोक जीता की हारा, कई दिन में, 2 दिन में। उसके बाद यहाँ तक आ गए ना। एथनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखी अंजीर और दार्शनिक भेजने का प्रार्थना किया। कौन चीज नहीं भेजा, दार्शनिक। तारानाथ ने बिंदुसार को कितने राज्यों का विजेता कहा है, कोई दिक्कत है। तो यहाँ तक हम लोगों ने अभी तक पढ़ा। अब बिंदुसार विशेष काम किया नहीं, कुछ काम किया बिंदुसार, ओकरा तो कमाया हुआ धन को खूब खाया। मतलब उसका जो बेटा बाबू था चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार का पिता कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। इतना संपत्ति और राज दिया था, इतना बड़का राज कर दिया था कि उसी को क्या ये आगे बढ़ाया, नहीं बढ़ाया, लेकिन घटने भी दिया। तो अच्छा ना है, संभाल के तो रखा। लेकिन इसका योग्य बेटा है, उसका नाम क्या था, अशोक। अशोक जो था, जिसका जन्म हुआ था कहिया पता है, अशोक जो था 269 में कहां से गद्दी पर बैठा है। और अशोक जो था वह, सुनिएगा, ये बिंदुसार का उत्तराधिकारी होगा। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन होगा, अशोक जब बना राजा, क्या बना, अशोक जब राजा बना, कब बना, गद्दी को संभाला था कहीं 269 ईसा पूर्व में, 269 ईसा पूर्व में गद्दी को संभाला। और जब गद्दी संभाला तो गद्दी संभालने के समय क्या करवाया, राज्याभिषेक। अभी नहीं करवाएगा, बाद में राज्याभिषेक करवाया। राज्याभिषेक बड़े शान से करवाया नहीं, लेकिन बात आगे बढ़ता है। अशोक जो था उस समय उसके आसपास किसी को आवाज उठाने का मतलब था उसको अपने आप को उठवा लेना, मतलब समझे। अगर अशोक के सामने या कहीं पे भी कोई ओकरा बारे में कुछ बोलता, उसका गर्दन क्या कर दिया जाता था। शुरू में अशोक ब्राह्मण जाति को मानने वाला था, बहुत ही क्रूर शासक था, और प्रतिदिन हजारों की संख्या में पशु बलि दी जाती थी और पशुओं को खूब खाया जाता था। रोज सुबह शाम मांस खा के सब मस्त रहा करते थे, नहीं, और बिल्कुल क्रूर राजा था, अताई राजा था, ठीक है। उसके सामने कोई माफी जैसा शब्द नहीं था, एकदम तलवार निकालो गर्दन, जय श्री राम, ऐसे होता था। अशोक 2 बातें हैं, एक तो कहता है कलिंग जो है, कलिंग पर हमला किया। अशोक कहां पे हमला किया था, कलिंग पर। कैमा साल, 269 में, बट 8 साल बाद, यानी 261 ईसा पूर्व में कहां पे हमला कर दिया, कलिंग। कलिंग पर हमला किया। तो कहता है कि कलिंग पर हमला करने का, कलिंग अभी उड़ीसा में पड़ेगा, अभी जो उड़ीसा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कलिंग कहते हैं, ठीक है। उड़ीसा, वह उड़ीसा है, ठीक है। तो उड़ीसा जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है, तो उड़ीसा जो है वहीं पे कलिंग पर हमला किया। तो हमला किया तो उसका कारण तो होगा। पहला कारण कहा जाता है कि अशोक के पास हाथी कम था, तो हाथियों के लिए उन्होंने क्या किया था, कलिंग पर हमला किया। और दूसरा बात आता है
कि उसको वहां कोई पसंद थी जिससे वह विवाह करना चाहता था। और वहां के जो राजा सब थे वो कहते थे कि हमारे जो मगध के जो कलिंग के जो रानी होगी वह कलिंग में ही शादी करेगी, अलग नहीं तो हम अपन गुण हम अपने में रखम, तोरा सके न देवो। उसी में कैसे शादी कर लेंगे सर? वहां के जैसे वहीं पे अपना वैशाली के राजकुमारी वैशाली में शादी करेंगे, हम वैशाली के बाहर न जाने देंगे यहाँ के लड़की को, ना समझे। तो वो कहता था कि वही, अरे कलिंग तन्नी को थोड़ी था जो तोरा लगे गाँव में का बिया करते कि जैसे अपन वैशाली बड़का न है, हम कब हाँ जैसे हम राजा बने, हम कभी वैशाली के लड़की वैशाली में शादी करब, ठीक है। तो वो कहा कि नहीं, कलिंग की जो लड़की होती है वो अलग शादी नहीं करेंगे। आई मगध के राजा बोलू में ऐसा राजा कुछ दै धक बर्दाश्त कर ले कन्या के चलते ना। लेकिन कहा जाता है कि अशोक की 5 पत्नियां थी जिसमें सबसे प्रिय उसकी कारू बाकी थी। कारू बाकी सबसे प्रिय पत्नी ओकरे साथ हमेशा रहता था, उसी को गुणगान करता था, ओकरे दिन रात मानता था। ठीक है, कारू बाकी सबसे प्रिय थी, ठीक है। अब 2 कारण बताए, कलिंग पर हमला करने का सबसे पहला कि विवाह करना चाहता था, और दूसरा जो था वह हाथियों के लिए नहीं। कलिंग का युद्ध हुआ 261 ईसा पूर्व में, क्या हुआ, ठीक है। उस समय कलिंग का राजा जो था नंद राजा, कौन थे, नंद राज, याद रखिए बच्चे लोग। उस समय कलिंग के राजा, जब अशोक हमला किया था 8 साल बाद गद्दी पर बैठने के 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर, जो कि अभी उड़ीसा का नाम है कलिंग, तो उस समय कलिंग का राजा कौन था, कलिंग का राजा कौन था, नंद राज था। 9 मान लके की कल कई सबके कूच दल के धके, सबको काट दिया, काटा से काटा बाबू जुलुम मच गया, वहां की औरत सबको भी काट दिया गया, अब प्लस छोटा बच्चा 4 साल 5 साल 2 साल जितना था सबको काट दिया गया। बस कहे के मतलब है कि सेना से लड़ाई तो ठीक है, औरत के काट दल के, बच्चा तो निर्दोष था, ओकरो सके न छोड़ा, सबको काट के रख दिया, एकदम लाल खून हो गया वहां पे। बाबू जब गया, अशोक जब देखा तो देखी को लट्टी बात कर रहे ये की हो गया नहीं, और उसके बाद उसका हृदय जो था क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। कि बाप रे भाई कौन पाप। आ दोसर कहानी कहे छे कि जब मारल गए तो जब मुरी खुल तो एगो लड़की जो निकल खूबसूरत, ओकरे से प्रेम करता था, जब ओकरा देखल तब बाप रे गोदी में धैले छोड़बे न कर, बाप रे बाप पागल हो कही तो तुम कैसे रह, हम कोना बिना जी। लेकिन ओकर एगो भतीजा था, ओकर भतीजा था निग्रोध, कहलक की होला चाचा, इतना बड़का राजा है, ओकर भीड़ो में न जाइत रहे कोई, काट नहीं एकरा की होले, वो आश्चर्य करे कि बाप रे ऐसन राजा, एकरा भीड़ में कोई सटल छे नहीं, गोदी ले ले मरल के, ये की तो बाप रे हे ना हमर रहे, एकरे चलते ना हम कलिंग में करवाइली, एहो मर गेल। बान उन कल के मुंह में लगा ले कटा के पूरा झपले ना रहे नाक सब एकदम पूरा बन पूरा तो कटा गए, तो कहलक निग्रोध कर भतीजा सुनलक चाचा अब की करबो, अब वापस ataओ न आते खूब कहने अब चाहे अब हम कोना ला जियब, हमहू जाए। निग्रोध का समझल कई, कलिंग युद्ध के बाद उसका हृदय क्या हो गया, परिवर्तन क्यों हो गया, तो 2 कारण बताया जाता है। एगो तो जिसे वो प्रेम करता था, शादी करना चाहता था, वो कट चुकी थी और मुंह देख लिया, और दूसरा कारण बताया जाता है कि बच्चा और महिलाओं का इतना ज्यादा कत्ल किया गया कि इसका हृदय क्या हो गया, निग्रोध कलक है। तो कलक निग्रोध के पूछलक है कि तू हमरा इतना दिल पर गुजरल है, हम शराब उराब पी के उल्टा चले और तू एकदम शांति से रहे कल्ला, तो कहलक कि हम बौद्ध धर्म को मानते हैं, हमको शांति ही शांति है। कहलक ठीक है। निग्रोध कलक एक अशोक के कि चाचा ऐसा कर ना, हमरा तो उतना ज्ञान न है, लेकिन हम तोरा ले चलेगा कहाँ, बौद्ध धर्म के मानने वाला है उपगुप्त, कौन है, उसी के पास ले गया, कहा कि उन्होंने उसको क्या कर दिया, बौद्ध धर्म का शिक्षा देना शुरू कर दिया, समझ गए, बौद्ध धर्म का क्या कर दिया, शिक्षा देना शुरू कर दिया। अब अशोक पूरी तरह से क्या हो गया, बौद्धिस्ट बन गया, दुनिया का जितना था धार्मिक किताब सबको पढ़ा और मैं अच्छा चीज को अपने ग्रंथ में क्या कर दिया, शामिल किया। लेकिन अशोक जो था अच्छा राजा बन चुका था। अब अशोक जो था बाबू, अब वह सब केवल बौद्ध धर्म को नहीं मानता था,
वह जो था अशोक को भी सभी धर्मों को समान धर्म से मानता था। वही ना कहता था कि तू बौद्ध धर्म के मानवे कर रहा, जहाँ तक मतलब ये नहीं कि तू मानवे कर, वो कहते तुमको जिसको जो अच्छा लगता है करो, लेकिन बौद्ध धर्म में ये सब बातें इसको भी सुना करो। सबको इज्जत करता था, ठीक है। सहिष्णु कहा जाता है वैसे व्यक्ति को, क्या कहा जाता है? सहिष्णु ऐसा व्यक्ति होता है जो सभी धर्मों को समान ढंग से मानता है, सभी को इज्जत देने वाला, सभी को जो इज्जत करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सहिष्णु। असहिष्णु माने होता है ना। तो उसके बाद ये शिक्षा ले लिया, कहा तो शिक्षा लिया, अष्टांगिक मार्ग का शिक्षा लिया, 8 मार्ग ना। उसके बाद इन्होंने क्या किया? 3 दर्शन का ज्ञान लिया, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान, ठीक है। उसके बाद अष्टांगिक मार्ग ले लिया, ये 3 दर्शन सीख लिया, और उसके बाद उसका जो 3 मुख्य नियम था, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध के शरण में आइए और सदा सदा के लिए होना होत के रहे। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संगम शरणम गच्छामि। जब पटना बुद्धा पार्क में जाओगे हमेशा ऐसे बोलते रहता है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। वो मीट करके बोले, चमरदानी तीत आवाज है, मीट करके बोलता है, ठीक है। और संगम शरणम अभी हम लोगों को जाना होगा तो जा सकते हाँ, रेलवे के बस ट्रेन रह तो 2-4 घंटा लेट घुस जाइए हमें, ठीक है। बगले में राजेंद्र नगर टर्मिनल के बगल में है, ठीक है। तो राजेंद्र नगर बोल रहे हैं वहाँ ना मेन ना, राजेंद्र नगर टर्मिनल है ना, उसी के बगल में बुद्धा पार्क। नीचे उतर कर हम भी गए वहाँ पे बड़ा अच्छा शाम जब होती है ना आराम से, तो वहाँ पे आती है एगो गाड़ी और ना लेजर लाइट रहता है, जैसे यहाँ पानी का पूरा फुहारा छोड़ता है, ठीक है, पूरा फुहारा, और लेजर लाइट से वहाँ सब बनाएगा, बुद्ध का मूर्ति बनेगा, हर चीज बनेगा गाड़ी से, बहुत अच्छा बनता है ना। और प्लस क्या होता है, वो लेजर लाइट यहाँ ऐसा रहता है ना कि पूरा पानी पर बनता है, पानी के पूरा कहानी कहेगा, बुद्धम शरणम गच्छामि के बारे में पूरा बताएगा। उनका बुद्ध जो है पूरा एकदम बहुत साउंड रहता है, तो गाड़ी आती है और बताता है कि बुद्ध के बारे में बताएगा, हर चीज ज्ञान देता है। मैंने देखा था, दर्शन हुआ हमको, ठीक है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा बाबू, जब तक अशोक जिंदा था तब तक कोई ओकरा जो राजवंश था मगध का, समझे, कोई आंख न उठाता था। वो जानता था कि अभी अशोक हथियार छोड़ा है, हथियार चलाना भूला नहीं है, कहूँ कच कच न उड़ा दे, खनियों सनक जाएगा तो ना। और कलिंग युद्ध के बाद उसने हथियार को डाल दिया था और युद्ध न करने का फैसला। लेकिन कोई राजा नहीं गया भीड़ में, अरे अब छोड़ दल के ताक हमला न कर सकले, हरा देते रहे, लेकिन सबके डर लगे। जैसे चंद्रशेखर आजाद जब मरा था, मरलो पर कतना गोली से भूंज लग रहे, जयबे न करे, उन्हीं से पहले उन्हीं से मार दिल, फिर भीड़ में जाकर पहले मार, कोई ठीक रही धम दे बाप रे, बम भी मारा था, पूरा देह में नीचा से ऊपर ला गोलिये रहते रहे, सोच सकले। एक ऐसा लगवाई था बंदूक का छर, कोई न जाते रहे भीड़ में, जिंदा न पकड़ पाया कोई। जब अंतिम गोली बचा था तब अपने मार लिए थे, मॉरल पर गोली मारे पड़े। वैसे अशोक जब तक वो प्रण लिए हुए थे कि मैं अंग्रेजों के हाथ कभी नहीं आऊंगा, ना कहे कि मरले मुंह देखिए, वैसे कलेगा कि मरले मुंह देखे तुम हमरा ना पकड़, तोरा दमे न अंग्रेज में कि तुम पकड़ सकते, ठीक है। अल्फ्रेड पार्क था ना। अब यहाँ पे सुनो, ऐसी अशोक रहे, अशोक जब तक जिंदा रहा कोई पड़ोसी राजा आंख न उठाता था कि कालिया सपने में भी नहीं, हथियार छोड़ा है, हथियार उठाना नहीं भूला है, हथियार चलाना नहीं भूला है, ठीक है। और जैसे अशोक की मृत्यु हुई तो चूंकि सब युद्ध ना करते तो हथियार तरह कमजोर ना पड़ जाते, अरे युद्धे ना हो तो हथियार तरह कमजोर हो गए, हथियार ना, सैनिक नया बहाली न हो, कोई युद्ध ना करके उससे ना सकता है, हमला कर दिल के। बृहद्रथ अंतिम राजा था इसका, उसको क्या कर दिया, मार दिया। लेकिन बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, लेकिन अशोक जो था, अशोक का बेटा जो था उसका नाम क्या था, महेंद्र था। क्या नाम था? और बेटी जो थी उसका नाम क्या था, संघमित्रा। बेटी का नाम क्या था, संघमित्रा। महेंद्र और संघमित्रा दोनों को कहाँ भेज दिया, और श्रीलंका में इन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म का प्रचार किया। लोगों को अच्छा लगा, सब क्या हो गए, बौद्ध, श्रीलंका में बौद्ध धर्म को अधिकांश मानने वाले हो गए। इस तरीके से पूरा विश्व में जा जाकर और क्या कर दिया इन्होंने। और बौद्ध धर्म का जो तीसरा संगीति हुआ था अशोक के ही शासन काल में हुआ था,
कहाँ पे हुआ था याद है? कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र। में हुआ था। तीसरा पाटलिपुत्रा में हुआ था। तीसरा कहाँ पे हुआ था? तो दूसरा वैशाली में। पहला राजगीर में, दूसरा वैशाली, दूसरा और तीसरा पाटलिपुत्रा में, चौथा कुंडलवन। ठीक है, तो इसी के शासनकाल में तीसरा बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। ठीक है, और एक बात, ये जो अशोक था बड़ी चालाक राजा था। ये बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए शिलालेख का निर्माण करे। कौन चीज का? और शिलालेख जो पत्थरों पर खोद के बनाए जाते हैं। तो शिलालेख जो लिखा, जिस इलाके का जिस प्रकार का भाषा, उसी भाषा में लिखवाया ताकि लोग उसको पढ़ सके। मान ले कि अपना यहाँ कोई आके चाइनीज में लिख देते सब कुछ वहां रेलवे स्टेशन पर कि ये यहाँ से पटना से चल के दिल्ली तक जाएगी, इतना किलोमीटर चाइनीज में रहते तो हम सब तकते रहे कथी खोद दिल के ना। तो वो जो शिलालेख लिखवाया था, ठीक है, वो लिखवाया था कौन चीज में जानते हो? जहाँ का जो भाषा था ना उसी में लिखवाया था। जैसे भारत में जो लिखवाया बउआ, भारत में जो लिखवाया था अभिलेख, उसको लिखवाया था ब्राह्मी लिपि में। कौन लिपि में? ब्राह्मी। ब से ब्राह्मी या ब से बाया। ब्राह्मी लिपि करने से कहने लिखा जाता है बाया से दाया, बाया से दाया। अशोक ने सबसे पहला शिलालेख जो लिखवाया वो भी कौन में है? ब्राह्मी। और सबसे ज्यादा जो लिखवाया वो भी कौन है? ब्राह्मी लिपि। और पाकिस्तान में लिखवाया खरोष्ठी लिपि। पाकिस्तान में कौन लिपि में लिखवाया? खरोष्ठी लिपि में। अफगानिस्तान में अरमाइक लिपि में। अफगानिस्तान में अरमाइक लिपि में। ग्रीक में, ग्रीक भाषा में ना। तो सुनिए, पूछेगा कि भारत में जो शिलालेख लिखवाया वह कौन भाषा में लिखवाया? उसका लिपि क्या था? लिपि ब्राह्मी। और पाकिस्तान में लिखवाया वो कौन लिपि में था? खरोष्ठी। अफगानिस्तान में अरमाइक। ग्रीक में था, ग्रीक में ग्रीक, वही ना था। समझे? बतवा समझ में आ रहा है? अशोक जो था, अशोक का सबसे दूर का जो अभिलेख मिला, सबसे दूर माने अंतिम, वो मिला है जानते हो कहाँ? ग्रीक भाषा में मिला है। कौन भाषा में मिला है? ठीक है। उस जगह का नाम क्या था पता? तुर्की। जगह का नाम क्या था? तुर्की। तुर्की। तुर्की में कौन भाषा में? सबसे दूर का अभिलेख। एक बात, चूंकि एशिया से लेके माइनर तक, ठीक है, एशिया माइनर जो है उस समय कहा जाता था कौन देश को? तुर्की को। तुर्की को क्या कहा जाता है? एशिया माइनर। एशिया का यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है? एशिया माइनर तुर्की। धार्मिक रूप से अशोक सहिष्णु था। सहिष्णु का मतलब होता है आस्था रखने वाला, विश्वास रखने वाला। ये ना कि काली जी से हमरा नफरत है, काली जी के उठा कम लेवे घर या तोड़ देवे, कभी बड़ा बोलते रह, अभी तोरा हम बता दे छे। नहीं, सहिष्णु था। सहिष्णु का मतलब जानते हो क्या है? सब में आस्था रखने वाला था, सभी धर्मों को इज्जत करता था। वो कभी नहीं कहता था कि तुम बौद्ध धर्म को अपनाओ, अपने वो होता था अगर अच्छा लगे तो बौद्ध धर्म में शामिल हो जाओ, ना अच्छा लगे तो तुम अपना धर्म। और वह जो था धार्मिक कर नहीं लेता था, सभी धर्मों का कर मुक्त के कर दिया था। यात्रा आराम से कर सकते थे, टैक्स नहीं लगता था, और सभी धर्मों को बराबर सम्मान होता था। ठीक है, राजकीय कार्यक्रम होता था तो सभी धर्मों को बुलाया जाता था, किसी को इग्नोर। तब तनी पूछताछ कर लेते हैं आप लोगों से। पत्थरों पर लिखा जाता है उसको क्या कहा जाता है? छोटा पत्थर पर लिखेगा तो शिलालेख। पत्थर देखो जनरली लिख देना शिलालेख है, छोटा पत्थर पर लिखेगा तो शिलालेख। पिलर पर लिखेगा तो कौन लेख? जैसे पील, मान लो पिलर है पर लिख दिए, देखो लिख दिए तो ये हो गया कौन लेख? स्तंभ लेख। आप छोटा पत्थर पर लिखे तो शिलालेख, आप पत्थर पर आप पिलर पर लिख दिए तो नाम देते पिलर लेख, कता निमन हो जाते हैं। ठीक है, और दीवार पर लिख दिया तो दीवार माने घर के अंदर भित्ति लेख, और गुफा में लिख दिया तो गुफा लेख ना। समझ में आया? तो फिर से सुनिए, छोटा पत्थर पर लिखा तो और दीवार पर लिख दिया तो दीवार पर लिख दिया तो, और पिलर पर उल्टे कर, पिलर पर लिखा तो स्तंभ लेख, और दीवार पर लिखा तो भित्ति लेख, और गुफा में लिखा तो गुफा लेख। अशोक जो था धम्म नीति को अपनाया। कौन नीति को? धम्म का मतलब होता है धर्म। धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म को आगे बढ़ाया। कौन धर्म को? उन्होंने धम्म घोष की क्या कर दिया? घोषणा कर दिया। जहां ये विजय होती थी कौन चीज का? युद्ध का, वहां पे धम्म का हो गया ना। और इसके बाद
धर्म का अर्थ ये हिंदू मुस्लिम नहीं होता, धर्म का अर्थ होता है इंसानियत। धर्म का अर्थ क्या होता है? हम लोगों का धर्म क्या है कि इंसानियत को बचा के रखे। और जांच के लिए, अब धर्म के जांच के लिए, धर्म माने मानवता है कि न है, इंसानियत है कि न है। अगर इंसानियत न है तो क्या बढ़ावा देना है। तो इसके लिए एक महामात्र की नियुक्ति किया था, एक मंत्री का, जिसका नाम था धम्म महामात्र। धम्म महा पूछता हो कि अशोक ने इंसानियत को बचाने के लिए धर्म के जांच के लिए कौन चीज का स्थापना किया था, किसको बैठाया था? तो धम्म महामात्र, धम्म महामात्र। और स्त्रियों के तो इज्जत होगी चाहिए ना, तो स्त्रियों के देखभाल के लिए महामात्र थी, जिस जो था जानती हो, स्त्री महामात्र। स्त्री के देखे के लिए कौन महामात्र? कितना समझदार है। अभी हो ऐसा पुरुष मिलता हो, स्त्री के साथ कोई अत्याचार न हो, स्त्री के अच्छा से रखते है, ओकरा लेल स्त्री महामात्र कल के। आ धम्म के प्रचार प्रसार के लेल महाधम्म मात्र की स्थापना कर, धम्म महामात्र, धम्म। अशोक का अच्छा बताइएगा कि सबसे ज्यादा अभिलेख कौन भाषा में या लिपि में मिला? ब्राह्मी लिपि। कौन लिपि में? अच्छा, राज्याभिषेक कहिया हुआ था इसका? 269 ईसा पूर्व। कितने वर्ष बाद कलिंग पर हमला किया था? कलिंग पर हमला होने का दो कारण क्या था? पहला हाथियों की कमी, हाथियों के लिए, और दूसरा अपने विवाह के लिए। किसके लिए? विवाह के लिए। कितने वर्ष बाद कलिंग का युद्ध हुआ था? राज्याभिषेक के बाद 8 वर्ष बाद। कलिंग का राजा उस समय कौन था? नंदराज। कौन था? कलिंग को अभी कौन सा राज्य कहा जाता है? कलिंग युद्ध की जानकारी विस्तृत रूप में मिलती है हाथी गुफा अभिलेख में। कौन में? बौद्ध धर्म की प्रेरणा किससे मिला था? अशोक प्रेरणा मिला था किससे? निग्रो से। और उसको शिक्षा कौन दिया था? उपगुप्त। बौद्ध धर्म की शिक्षा अशोक को कौन दिया? और सबसे प्रिय पत्नी जो थी उसका नाम क्या था? कारूबाकी। कारूबाकी। बेटा का नाम क्या था? अब बेटी का नाम क्या था? बेटा का नाम? बेटी का नाम? कहाँ भेजा था इसको? कौन सी बौद्ध संगीति उसके शासन काल में हुआ था? और अशोक सहिष्णु था कि असहिष्णु? सहिष्णु का अर्थ क्या होता है? आस्था रखने वाला। आस्था रखने वाला, आस्था रखने वाला। और अशोक में आगे हम लोग को पढ़ना है उसका शिलालेख। क्या पढ़ना है? तो हम लोग शिलालेख पढ़ेंगे, अशोक को विदा कर देंगे। इतना महान राजा आया है तो जाएगा ही, कोई रहने आया है, तो अशोक को भी विदा करेंगे। और उसके बाद मौर्य वंश लटपटा जाएगा ना, लटपटा जाएगा। अब अशोक के बाद की कहानी पढ़ लेंगे, और उसके बाद क्या होगा? बृहद्रथ को मरवा देंगे, इसको समाप्त करके उसके बाद ब्राह्मण साम्राज्य का स्थापना करेंगे। ना समझे? खत्म करना है ना। चलिए, तो आइए पूछते हैं, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ? अशोक का मगध की राजगद्दी पर कब बैठा? राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? अशोक का नाम अशोक कौन अभिलेख में मिलता है? मास्की और गुर्जरा। मास्की और पुराने में अशोक को क्या कहा जाता है? अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कैमा वर्ष कलिंग पर हमला किया? 8 वर्ष। कहिया किया? कलिंग की राजधानी उस समय कहाँ थी? और राजधानी पर हमला अधिकार किया कि न किया? राजा फिलाडेल्फस। राजा फिलाडेल्फस, इसको टॉलमी द्वितीय भी कहते हैं। राजा फिलाडेल्फस को टॉलमी द्वितीय भी कहते हैं, ने पाटलिपुत्र में डियोनिसियस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डियोनिसियस ना, डियोनिसियस उसको ना कहते हैं। किकरा दरबार में भेजा? कौन भेजा? फिलाडेल्फस। कहाँ भेजा? पाटलिपुत्र। केकरा यहाँ भेजा? बौद्ध धर्म की शिक्षा अशोक ने किससे लिया? अशोक ने आजीवकों को रहने के लिए, आजीवक माने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करे वाला सब, चूंकि आजीवक संप्रदाय का तो आजीवकों के रहने हेतु बराबर की पहाड़ी में 4 गुफा का निर्माण करवाया। क्या गुफा बनवाया? एगो का नाम था कर्द, दूसरा चौपार, तीसरा सुदामा और चौथा विश्वज्योति। कौन कौन?
कर्ज, चौपाल, सुदामा, विश्व। अशोक के जो पौत्र था, पोता दशरथ जो था, वो अजीबकों को नागार्जुन गुफा प्रदान किया था। कौन गुफा? ठीक है। अब बताइए आजीवक संप्रदाय का स्थापना कौन किया? मखली गोसाल। मखली अशोक की माता का नाम क्या था? शुभद्रांगी। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसको भेजा? महेंद्र संमित्रा। कहाँ भेजा? हाँ, बौद्ध परंपरा और लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। स्तूपो है लिखने। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम कौन किया? सबसे पहले शिलालेख की शुरुआत भारत में कौन किया? अशोक। सबसे पहले शिलालेख के प्रचलन भारत में कौन किया? अशोक ने। कहाँ पे किया सबसे पहले? पूछता है, बड़ा पूछो नौ है। ठीक है। उसके बाद अशोक के शिलालेख में कौन कौन लिपि था? भारत में कौन लिपि? भारत में कौन लिपि? पाकिस्तान में कौन लिपि? अफगानिस्तान में अरमाइक। अफगानिस्तान में ग्रीक में ग्रीक। तो ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ। ग्रीक और अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से। ग्रीक और अरमाइक कहाँ से? अफगानिस्तान। खरोष्टी लिपि कहाँ से? उत्तर पश्चिम पाकिस्तान। अब भारत से ब्राह्मी लिपि। खरोष्टी लिपि करने से करने लिखा जाएगा दाया से बाया। अब ब्राह्मी लिपि बाया से। दुइयों में तो कंफ्यूजन रहता है। ब्राह्मी लिपि ब से ब्राह्मी, ब से बाया, बाया से दाया। खरोष्टी करने से करने। अशोक के अभिलेख को 3 भाग में बांटा गया है। काय भाग में? शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। कोई दिक्कत है क्या? अशोक के शिलालेख की खोज जो करने वाला था 1750 ईस्वी में पादरेटी फेनथैलर ने अशोक के शिलालेख की खोज सबसे पहले 1750 में किया। और शिलालेख को पढ़ने में पहली सफलता जो मिला जेम्स प्रिंसेप को 1837 में। 1837। अब शिलालेख के बारे में थोड़ा सा बात कर लो। ठीक है। शिलालेख जो है, अशोक के प्रमुख शिलालेख जो है, टोटल शिलालेख कै गो है? 14 गो। अब एक एक करके पढ़ो। पहला जो शिलालेख है उसमें पशु बलि की निंदा की गई। कहा कि पशुओं को बलि देना ठीक बात नहीं। ये इंसानियत नहीं है, धर्म नहीं है, इसलिए आप लोग कृपया करके पशु बलि की निंदा की गई। दूसरा अभिलेख में कहा मनुष्य और पशु दोनों को चिकित्सा व्यवस्था हो। खाली तोरे दर्द न हो, जानवरों के दर्द हो। क्या करो तो याद करो। पहला में किसकी निंदा? पशु बलि। पहला शिलालेख में किसकी निंदा? दूसरा में किसका? मनुष्य और पशु दोनों को चिकित्सा व्यवस्था। दूसरा में मनुष्य और पशुओं को चिकित्सा व्यवस्था। तीसरा में कौन? हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरा पर जाना होगा। राजकीय अधिकारी को कहाँ जाना होगा? कहाँ जाना होगा? राजकीय अधिकारी को हर 5वें उपरांत दौरे पर जाएंगे। कल्ला जाएंगे, देखेंगे क्या लोग कैसे है, वहाँ का जानवर कैसे है ना। तो पहला में हो गया पशु बलि की निंदा। पहला शिलालेख में क्या हो गया? पशु बलि की निंदा। दूसरा में क्या हो गया? मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था। तीसरा में कौन हो गया? राजकीय अधिकारी को हर 5 वर्ष पर क्या आदेश दिया गया? दौरा पर जाने के लिए। और चौथा में भेरी घोष की जगह धम्म घोष। भेरी घोष जय जयकार, युद्ध का जो जय जयकार जीत के बाद होता था, राजा अशोक जिंदाबाद जिंदाबाद। तो जहाँ पे पहले क्या होता था? भेरी घोष का मतलब होता है युद्ध। भेरी घोष माने क्या होता है? जहाँ युद्ध की जय जयकार होती तो वहां पे धम्म घोष का स्थापना किया। नहीं, कहा युद्ध नहीं होगा, हथियार नीचे, मामा ठाकुर अंगुली नीचे। ठीक है, कहा हथियार डाल दिया सब। और अब वो कौन चीज का हो गया? धम्म घोष। पहला में क्या बोल रहे थे? बोली जल्दी से। पहला में पशु बलि की निंदा। दूसरा में क्या है? मनुष्य और पशुओं की चिकित्सा व्यवस्था। तीसरा में क्या? हर 5वें वर्ष राज्य के अधिकारियों को दौरा पर जाना है। चौथा में कौन आ गया? चौथा शिलालेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष। भेरी घोष की जगह धम्म घोष। युद्ध के जगह पे धर्म की जय जयकार। 5वां में धर्म महामात्रों की नियुक्ति।
धर्म महामात्रों की नियुक्ति। पांचवा में धर्म महामात्रों की नियुक्ति। धर्म महामात्र मतलब इंसानियत जिंदा रहे, इसलिए उसके लिए कौन चीज का निर्माण हुआ? धर्म का। किसका निर्माण हुआ? धर्म का। धर्म का जो प्रचार करने वाला धर्म महामात्र। छठा में आत्मनियंत्रण। छठा में आत्मनियंत्रण। छठा में आत्मनियंत्रण में समझिए अपनी आत्मा पर कंट्रोल। अपनी आत्मा पर कंट्रोल। मांस मछली अब नहीं खाना है। एक तक खिया दल के ठूस का अब कहे नहीं खाए के। पशु बलि नहीं हो गया। डेली कई हजार मारे कहे अब न चलता कैसे खाई तो हो? आंख मुन के पिए तो दूध ना कैसे खाई तो रोटी घोटाई तो होते स्वाद। हम पनीर खा लिए तो छन भाई ना। तो सातवां और आठवां देखो, छठा में हो गया आत्मनियंत्रण और सातवां आठवां में तीर्थ यात्रा। अशोक के तीर्थ यात्रा, अशोक के आठवां, सातवां आठवां। और नौवां में सच्चा शिष्टाचार, मान राजा से मिलेगा तो कैसे मिलेगा। 10वां में कौन चीज? राजा और उच्च अधिकारियों को हमेशा प्रजा के हित में सोचना है। कोना के लिए सोचे क्यों? 10वां में खाली प्रजा के लिए सोचे क्यों? राजा था उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे। 11 में धर्म की व्याख्या। 12 में महामात्रों की नियुक्ति, सभी प्रकार के विचारों को सम्मान की बात। 13वां में कलिंग। 13वां में कलिंग। 13वां में कलिंग। और 14वां में जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित। तो 14 को इतना बार पढ़िए, इतना बार पढ़िए, क्या हो जाए। जैसे पहला में कौन है शिलालेख में? पशु बलि। दूसरा में कौन है? तीसरा में कौन है? हर 5 वर्ष पर राज्य के अधिकारियों को दौरा पर जाना है। चौथा में कौन है? भेरी घोष की जगह धर्म घोष। 5वां में क्या है? धर्म महामात्रों की नियुक्ति। 6ठा में कौन है? आत्मनियंत्रण। 7वां 8वां में तीर्थ यात्राओं का वर्णन। 9वां में कौन है? सच्चे शिष्टाचार। 10वां में कौन है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा केकरा में सोचे। 11 में धर्म की व्याख्या। 12 में महामात्रों की नियुक्ति। 13 में कलिंग। 14 में धार्मिक जीवन बिताना। कोई दिक्कत है तो 14 आपको क्या करना पड़ेगा? याद करो वो दिन ना। सुनो आगे। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। अशोक के अभिलेख को कई भाग में बांटा गया? 7। एक का नाम है 7 भाग, 3 भाग में बांटा गया। एक है शिलालेख, ठीक है, एक है शिलालेख। दूसरा कौन है बच्चे लोग? स्तंभ लेख। दूसरा कौन है? और तीसरा कौन है? गुहालेख। तीसरा कौन है? अब शिलालेख की संख्या क्या है? 14। स्तंभ लेख की संख्या क्या है? 7। देखो अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई। कौन लिपि में लिखी गई है? अब ब्राह्मी लिपि किधर से किधर लिखी जाती है? अब भारत में जो लिपि था अशोक का, कौन लिपि था? अगला है, ध्यान दीजिएगा। ये 6 स्तंभ लेख 7 हुए और 6 जगह से मिला है। पहला प्रयाग स्तंभ लेख मिला है कौशाम्बी में। कहां से मिला है? इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। दिल्ली टोपरा या फिरोजा तुगलक टोपरा से दिल्ली लाया। दिल्ली मेरठ में से स्तंभ फिरोजा द्वारा दिल्ली लाया। रामपुरवा यह स्तंभ लेख चंपारण में स्थापित, इसकी खोज 1872 में कार्लायल ने की। लौरिया अरेराज चंपारण में। लौरिया नंदनगढ़ चंपारण में स्तंभ पर मोर का चित्र बना। पूछतो कौन स्तंभ लेख पर मोर का चित्र बना हुआ है? लौरिया नंदन पर। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहते हैं। पूछतो रानी का अभिलेख किसे कहते हैं? रानी का अभिलेख। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुम्मीदेई। याद कर लीजिएगा, अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुम्मीदेई। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख। इसी में लुम्बिनी में धर्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा देने की घोषणा की गई है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा। पूछता सबसे लंबा अभिलेख कौन है? 7वां अभिलेख। अब मौर्य पुराण राजधानी। उत्तरापद की राजधानी तक्षशिला। उत्तरापद की राजधानी तक्षशिला। अवंती राष्ट्र का उज्जैन। कलिंग का तोसी। दक्षिणापद का सुवर्णगिरी। प्रासी का पाटलिपुत्र। अशोक का सारे पुनाभिलेख ग्रीक और आर्मेनिक भाषा से प्राप्त होता है। कोई दिक्कत है? और उस समय बहुआ साम्राज्य मुख्यमंत्री या पुरोहित की नियुक्ति के पहले चरित्र के जांच होता था। कथी के जांच होता था? ये बेईमान उमान तो ना कोई लड़की के लेकर भागे वाला तो ना है। चेक होइत रहे जेकरा उपधा परीक्षण कल जाए। उपधा कथी कहल जाइत रहे? उपधा। चल कथी कहल जाइत रहे? उपधा। ककरा कहते रहे उपधा? समझला हो? जब मुख्यमंत्री या पुरोहित के नियुक्ति होते रहे तो पहले जांच होइत रहे
कि हई बनल हवा कि माने बिगड़ल हवा है। तो जांच होते रहे, उपदा परीक्षण करते रहे। आ सम्राट के मदद के लिए मंत्री परिषद होती है जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16, 20 हुआ करती थी। अरे सम्राटों के मदद चाहिए ना, मंत्री परिषद। और शास्त्र में सिरस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है जिसे महामात्र भी कहा जाता है। इसकी संख्या 18। और शास्त्र में चर जासूस को कहा जाता है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या क्या था? 5। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों के शासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था, जो विषय पति के अधीन होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। और बउआ इन्ने वाला सब याद करे को तो मंत्री और शास्त्र में मंत्री के कौन चीज कहता था? प्रधानमंत्री। मंत्री को क्या कहता था? अब पुरोहित धर्म एवं दान विभाग का प्रधान, सेनापति सैन्य विभाग का, युवराज राजपूत, दौवारिक राजकीय द्वारा, अंतर्वेदिक अंतपुर का अध्यक्ष, समाहर्ता आय का संग्रह करता, सन्निधाता राजकीय कोष का अध्यक्ष, प्रशास्ता कारागार अध्यक्ष, प्रदेष्ट्री कमिश्नर, पौर नगर का कोतवाल, व्यवहारिक प्रमुख न्यायाधीश, नायक नगर रक्षा का अध्यक्ष, कर्मांतिक उद्योग एवं कारखानों का अध्यक्ष, मंत्री परिषद अध्यक्ष, दंडपाल सेना का सम्मान एकत्र करने वाला, दुर्गपाल दुर्ग रक्षक, अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। और प्रशासकों में सबसे छोटा जो था गोप था। कौन था? 10 गांवों का शासन संभालता। एक गोप काय गो राज्य के 10 गांव के। मेगासोनिस का नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता है जो कि 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में क्या हो सदस्य? 5। बिक्री कर के रूप में मूल्य का कैमा भाग 10 भाग। इसे बचाने वाले को कौन दान? मेगासोनिस के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी था। मार्ग निर्माण रास्ता बनाने वाला। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही, घोड़ा और सैनिक 9,000, 8,000 रथ था। हाथी 9,000 8,000। रथ। ठीक है। जस्टिन यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज से सारे भारत को क्या कर दिया था? रौंद दिया था। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? नायक। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा उत्तराधिकारी सेनापति। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रख रखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थी। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात सर्प नामक अमात के अधीन था। और शासन में गुप्तचर को गुड पुरुष कहा जाता था। और एक ही स्थान पर रखकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करने वाले गुप्तचर को संचार। और अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजू कहा जाता था। और सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को औद्योग मातृ कहा जाता था। और मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया जाता। पहला दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा अहीर, चौथा कारीगर, 5वां सैनिक, 6ठा निरीक्षक, 7वां और सभासद। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपा जीवा। और नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता लिया। और मौर्य वंश 137 साल तक रहा। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। मौर्य वंश का अंतिम राजा वृद्र इसकी हत्या करके इसके सेनापति हत्या किया था। पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में हत्या कर दी और मगध पर शुंग वंश की क्या कर दिया? नींव डाली। खत्म, कहानी खत्म। तो फिर मिले, तब तक जय हिंद।